नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सीटेट सोशल साइंस के लिए बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में सोशल साइंस के सभी सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा में सीधे उपयोगी साबित होंगे। इस वीडियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के टॉप लेवल के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे? कृष्ण, शिव, शंकर या विष्णु? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। अलवार जो संत थे वो विष्णु के उपासक थे। दूसरे प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, शिव के उपासक कौन थे? कौन से संत शिव के उपासक थे? नयनार जो संत थे वो शिव के उपासक थे। नयनार संत है ना, ये शिव के उपासक थे। वहीं अलवार संत किसके उपासक थे? ये विष्णु के उपासक थे। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, चर्म उद्योग। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, जो कि कृषि आधारित उद्योग नहीं होता है। वनस्पति तेल जो उद्योग होता है ये भी कृषि आधारित होता है, और सूती वस्त्र जिसमें कि कपास उगाया जाता है जो कि खेतों पर ही उगाया जाता है, इसलिए इसको भी कृषि आधारित उद्योग में शामिल किया गया है। चर्म उद्योग जो कि चमड़े से संबंधित उद्योग होते हैं, पशुपालन होता है, वो भी कृषि के अंतर्गत ही सम्मिलित किया गया है। परंतु यहाँ पर आपसे नहीं वाला पूछा है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मत्स्य तेल निर्माण उद्योग। ये किस पर आधारित होता है? ये समुद्र पर आधारित उद्योग है। किस पर आधारित? समुद्र पर आधारित उद्योगों के नाम अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो आप बताओगे मत्स्य तेल निर्माण उद्योग और नमक निर्माण उद्योग। ये भी समुद्र आधारित उद्योग के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर मत्स्य तेल निर्माण, जो कि समुद्र आधारित है, न कि कृषि आधारित है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपसे नहीं वाला यहाँ पर पूछा था। चर्म उद्योग किसमें शामिल किया गया है? इसको भी कृषि में ही शामिल किया गया है, क्योंकि जो पशु होते हैं ना, पशुओं को भी कृषि के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या कर्नाटका में? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? भीमबेटका आपसे पूछा है, जो कि मध्य प्रदेश में इसके पुरा स्थल पाए जाते हैं, भीमबेटका में। कर्नाटक में कौन सा पुरा स्थल पाया जाता है? हुंसगी। हुंसगी एक पुरा स्थल है जो कि कर्नाटक में पाया जाता है। महाराष्ट्र में कौन सा पुरा स्थल पाया जाता है? एक पुरा स्थल है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। उस पुरा स्थल का नाम है इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के पुणे में है, घोड़ नदी के किनारे, जो कि भीमा की एक सहायक नदी है। इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आंध्र प्रदेश से संबंधित, जो कि कुर्नूल गुफा। कौन सी गुफा? कुर्नूल गुफा कहाँ पर है? कुर्नूल गुफा आंध्र प्रदेश में, जहां पर राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके अवशेष? राख के अवशेष कुर्नूल गुफा से प्राप्त हुए हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। परंतु आपसे भीमबेटका के गुफा या पुरा स्थल के बारे में पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर मध्य प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मंडप क्या था? मंदिर का एक पवित्र स्थल, एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सकें, स्तूप के चारों ओर निर्मित एक पब, वह स्थल जहां देवी देवताओं की मूर्ति रखी होती थी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक सभागार जहां लोग इकट्ठा हो सकें, वह मंडप कहलाता था। मंदिरों में मंडप का निर्माण इसलिए किया जाता था जहां पर लोग एक साथ विभिन्न आयोजन उत्सव का मजा ले सकें। यानी कि यहाँ पर लोग एक साथ विशेष तौर पर जो आयोजन किए जाते थे, जो कि बड़े पैमाने पर किए जाते थे, इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हो सकें, इकट्ठा हो सकें, इसलिए मंडपों का निर्माण मंदिर के अंदर कराया जाता था। ठीक है ना। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। स्थल का वह
जहाँ मंदिर में एक ऐसा स्थल होता है जहां पर देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको गर्भगृह, गर्भगृह के नाम से उसको जानते हैं, जहां पर देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है। मंडप आपसे पूछा था, करेक्ट आंसर सभागार यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जहां महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका मिलता है। यहाँ पर मौका लिखा हुआ है। महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती हैं। महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के पास पुरुषों की तरह के कपड़े पहनने का विकल्प होता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलिए आपको बताता हूँ। एक पितृसत्तात्मक आपसे यहाँ पर पूछा है। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है पुरुष प्रधान, यानी कि यहाँ पर ऐसा समाज जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की ही चलती है, महिलाओं की यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं चलती है। उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका भेदभाव या शोषण यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। वही पितृसत्तात्मक समाज होता है जिसमें पुरुष प्रधान होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ये कैसे समाज में होता है? ये होता है पितृसत्तात्मक समाज में। एक पितृसत्तात्मक समाज होता है, एक मातृ सत्तात्मक समाज होता है, परंतु वर्तमान में मातृ सत्तात्मक समाज रहे नहीं गया है। ये तो प्राचीन काल में हुआ करता था, है ना। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6, जल का संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशियों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है? नहर, कैनल, स्थल संधि, जल संधि या खाड़ी? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जल संधि। स्ट्रेट उसको बोलते हैं जो जल वाले भाग को जोड़ता है। जैसे मैं भारत की बात करूं और श्रीलंका की बात करूं, इसको कौन सी जल संधि जोड़ती है? पाक जल संधि जोड़ती है ना। जल ही वाले भाग को यहाँ पर बीच में क्या है? समुद्र पड़ता है, और ये स्थल का भाग है श्रीलंका का, और ये दक्षिण भारत का कुन्ना है तमिलनाडु वाला, यहाँ पर बीच में समुद्र पड़ता है। इसको कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो पाक जल संधि जोड़ती है। यानी कि स्थल का भाग ना जोड़ता हुआ बल्कि यहाँ पर जल वाला ही भाग हो, जल वाले भाग को जो जोड़ता है वो जल संधि कहलाता है। स्थल संधि किसको बोलते हैं? जो स्थल को ही स्थल से जोड़ दे, है ना, स्थल वाले स्थल को जोड़ दे तो वो स्थल संधि कहलाता है। जल संधि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जल वाला भाग आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? विच इज द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? असमानता, खुला व्यापार, समानता, उचित प्रतिबंध। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। लोकतंत्र की जो बेसिक यानी कि जो आधारभूत विशेषता आपसे पूछी है, असमानता क्या विशेषता होती है? नहीं होती है। खुला व्यापार ये भी नहीं होगा, समानता हो जाएगी, यानी कि सभी के प्रति यहाँ पर समानता का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है, ऐसा संविधान में बताया गया है। ये एक क्या हो सकता है? यहाँ पर बुनियादी विशेषता या आमतौर पर एक प्रकार की विशेषता के बारे में बात कही गई है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या होगा? समानता, इक्वलिटी यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने करी? सतनामी मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय हरिदास, ज्योतिदास या ज्योतिबा फूले, घासीदास, सूरवाल ने। राइट आंसर होगा यहाँ पर घासीदास। गुरु घासीदास ने 18वीं शताब्दी, है ना, 1870 के करीब में इन्होंने सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी। और सतनामी आंदोलन में अनेक लोग यहाँ पर शामिल हुए थे जो कि चमड़े का काम करने वाले लोग थे। कैसा काम? चमड़े का काम करने वाले लोग इस आंदोलन में शामिल हुए, सतनामी आंदोलन में, है ना। ये जाति प्रथा को एक प्रकार से भेदभाव को खत्म करने के लिए चलाया गया आंदोलन था। ये मध्य भारत, है ना, मध्य भारत उस दौरान ये कहाँ पर चलाया गया था? छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ में ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना, मध्य भारत में। हरिदास ठाकुर ने मतुआ आंदोलन चलाया था। कौन सा? मतुआ आंदोलन चलाया था। ज्योतिबा फूले यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर ज्योतिदास लिखा हुआ है ना, ये एग्जाम में गलत पूछा गया है। मैंने आपको बता ही दिया, करेक्ट आंसर यहाँ पर घासीदास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को तानपुरा, सितारा, बांसुरी
या वीगड़ा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वीगड़ा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाकर क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीईआरटी में क्या था, एक सिक्का बना हुआ था, है ना, वहां पर एक सिक्का बना हुआ था। उस सिक्के यानी कि उस सिक्के या आकृति में समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। ये रहा समुद्रगुप्त, है ना, तो इसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। किस प्रकार से बजाता है, तो एग्जामिनर ने इस चित्र से ही ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया। बताओ एनसीईआरटी का कितना वेटेज यहाँ पर है। यानी कि हर क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ ले, क्या पता आकृति से ही पूछ लेता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कराया। इसलिए एनसीईआरटी की मैंने सारी क्लासेस करवा दी, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, आप ढूंढ लेना, है ना। और मैं लगातार बीच में भी आपको करा ही देता हूँ। बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका 10। स्टेक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है? स्टेक जो बनती है ये कहाँ पर बनती है? ये समुद्र में बनती है ना, समुद्र में ये बनती है। तो ये समुद्री तरंग की विशेषता है, सी वेव की विशेषता है। किसकी? सी वेव की विशेषता है। स्टेक कैसी आकृति है? ये एक अपर्दन आकृति है समुद्र की। समुद्र में समुद्री गुफाओं का भी निर्माण होता है। समुद्री गुफा का भी निर्माण समुद्र में ही होता है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जाता है पवन के द्वारा बनाई गई निक्षेपण आकृति लोयस। लोयस क्या है? लोयस एक निक्षेपण आकृति है। कैसी आकृति? निक्षेपण है। लोयस सर्वाधिक चीन में पाए जाते हैं। कहाँ पर? चीन में लोयस सर्वाधिक पाए जाते हैं। हिमनद का निक्षेपण एग्जाम में पूछा जाए तो हिमोड़ बता देना, ठीक है ना, हिमोड़ बता देना हिमनद का निक्षेपण। नदी का निक्षेपण जैसे तटबंध हो गया, बाढ़ वाला मैदान हो गया, है ना, और इसकी अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं। डेल्टा हो गया, चाप झीलें हो गई, है ना, विसर्प आकृति हो गई जब नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं। राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा सी वेव, समुद्री तरंग। क्वेश्चन नंबर 11। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। अकॉर्डिंग टू अकबरनामा सूबेदार अंडरटूक क्या था? राइट आंसर होगा यहाँ पर राजनैतिक और सैनिक कार्य, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन इसका प्रमुख कार्य था। किसका? सूबेदार का। किसके अनुसार? अकबरनामा के अनुसार। एग्जाम में कल को अगर आपसे पूछ लिया जाए अकबरनामा क्या है, यहाँ से एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा अकबरनामा के बारे में। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है। किसने लिखा है? अबुल फजल ने इस रचना को लिखा है। एक प्रकार का यह ग्रंथ है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, है ना। तो पहले वाले पार्ट में पूर्वज का वर्णन किया गया है। अकबर के पूर्वज का वर्णन पहले वाले पार्ट में किया गया है। दूसरे वाले पार्ट में अकबर की शासन की घटनाओं का वर्णन, शासन की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन सेकेंड वाले पार्ट में किया गया है। थर्ड वाले पार्ट को आईने अकबरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईने अकबरी के नाम से यहाँ पर इसको जानते हैं। एग्जाम में आईने अकबरी से बहुत सारे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, है ना। अकबरनामा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जिसमें पूर्वज, दूसरा पार्ट शासन की घटनाएं, तीसरा पार्ट जिसका नाम क्या है? आईने अकबरी जिसको बोलते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं। रचना किसने करी है? अबुल फजल ने इसको लिखा है, जो कि अकबर का मित्र था, करीबी दोस्त था और अकबर का दरबारी लेखक था, कवि था, है ना। तो इतना आपने समझ लिया। अब बात करेंगे तीसरे पार्ट। तीसरे पार्ट को मैंने क्या बताया? आईने अकबरी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आईने अकबरी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आईने अकबरी में किसका उल्लेख है? पद का है, वेतन का है, सैनिकों का है ना, सैनिकों का रख रखाव का है, त्योहारों का वर्णन है, त्योहार हो गए, रीति रिवाज हो गए, फसलों का वर्णन है ना, और विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी दर्शन। किसका? सांख्यिकी दर्शन का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। किसमें? आईने अकबरी में। तो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई दी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजनैतिक और सैनिक कार्य, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, जो कि सूबेदार का कार्य था। अगला प्रश्न, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त या कर्क रेखा। राइट आंसर यहाँ पर आपसे पूछा है इक्वल पार्ट, है ना, 2 बराबर भागों में डिवाइड की गई ग्लोब पर ऐसी रेखा आपको बतानी जो कि काल्पनिक है, इमेजिनरी है ना।
तो चलिए आपको बताता हूँ, राइट आंसर होगा यहाँ पर विषुवत रेखा। इसको आप लोग समझ लो, इस आकृति में ग्लोब है, इसको बीच से जो रेखा काटती है जीरो इक्वेटर पर, है ना, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। इसके ऊपर कौन सी होती है? कर्क रेखा होती है, और विषुवत के नीचे होती है मकर रेखा। जो ये रेखा है ना बीच वाली, जीरो वाली, ये दो पार्ट में ग्लोब को बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला ये गोला इतना कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला गोला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, है ना। राइट आंसर यहाँ पर पहला विकल्प हो जाएगा। मकर रेखा का मान कितना होता है? 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि साउथ में होता है, 23.5 डिग्री साउथ। वहीं कर्क रेखा ये ऊपर होती है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, नॉर्थ यहाँ पर हो जाएगा। इतना आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। राइट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है? विच इज द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन ए परस्प्यू ऑफ सिविल लॉ? तो यहाँ पर आपको सिविल लॉ के बारे में बताना है, डज नॉट, जो कि आता नहीं है। यहाँ पर आपको दो चीजें आपको बताने वाला हूँ। एक तो आपके एग्जाम में सिविल लॉ से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है क्राइम लॉ, है ना, क्राइम लॉ से पूछा जाता है। आपराधिक मामले होते हैं, एक सिविल मामले जिसको दीवानी कानून के नाम से जानते हैं। जैसे दीवानी कानून में किनको शामिल किया गया है? किसी की संपत्ति हड़प लेना, है ना, धोखा देना, है ना, ये शामिल किए गए तुच्छ चीजों का, जिसमें किसी को एक प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है, ना ही मर्डर होता है, ना ही रेप होता है, ना ही खून खराबा होता है। ऐसे मामले आते हैं सिविल लॉ में, यानी कि दीवानी कानून में। वहीं जो इसके विपरीत एक कानून होता है जिसको फौजदारी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? फौजदारी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्राइम वाले मामलों के नाम से जाना जाता है। तो क्राइम कैसे होते हैं? किसी का मर्डर कर देना, रेप करना, है ना, और यही सब कुछ, मारा मारी वाले, यही आपके क्राइम होते हैं। ठीक है ना। आपसे पूछा क्या है? दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है, नहीं वाला बताना, यानी कि गलत बताना है। तलाक का मुकदमा दायर करना, ये तो दीवानी में आता है ना, ये दीवानी में आता है। बच्चों की परीक्षा का दावा करना, किसी चीज का दावा करना, क्या इसमें कोई अपराध है? तलाक पर मुकदमा कायम करना, क्या किसी का मर्डर हो गया? क्या मतलब कि किसी को नुकसान तो पहुंचा ही नहीं, इसलिए ये किस में आते हैं? दीवानी में आते हैं। ये भी सेकंड वाला भी दीवानी में ही आएगा। जमीन बिक्री, जो जमीन के विवाद होते हैं, ये भी दीवानी में ही आते हैं। दहेज के लिए औरतों को तंग करना, दहेज की मांग करना, जो कि अपराध है, क्या है? क्राइम है। तो यहाँ पर ये दीवानी कानून के दायरे में नहीं आएगा। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी विकल्प, यानी कि क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, महिलाओं को किसी प्रकार से प्रताड़ित करना, ये अपराध होते हैं। क्या होते हैं? अपराध होते हैं। ठीक है ना, ये आपराधिक मामला है, दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है। ठीक है ना, नहीं वाला बताना, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे। और ये तीन आपके दीवानी में ही आते हैं। ठीक है ना, ये आपका नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण चयन कीजिए। तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, पवन अपरदन, मानव निर्मित गतिविधि, सैलों का गिरना। राइट आंसर यहाँ पर होगा तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण के कारण समुद्र में समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बाजरा होगा, मक्का होगा, जूट होगा या कपास होगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाजरा। बाजरा उगाने के लिए कम उपजाऊ या बलुई मिट्टी यहाँ पर उपयुक्त इसके लिए मानी जाती है। वहीं अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कपास उगाने के लिए काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी या मृदा, है ना, उपयुक्त मानी जाती है। जूट के लिए पानी अधिक चाहिए। बंगाल में ज्यादा उत्पादन होता है जूट का, जो कि रेशेदार फसल के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। राइट आंसर पहला ऑप्शन बाजरा यहाँ पर मिलेट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? राजा राम मोहन राय का, ईश्वर चंद विद्यासागर, ज्योतिबा फूले का, स्वामी दयानंद सरस्वती का।
राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने में अहम योगदान दिया था। सती प्रथा प्रतिबंधित कराने में यहाँ से दो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही अलग अलग तरह के पूछे जाते हैं। चलिए आपको बताता हूँ। अगर एग्जाम में सती प्रथा से पूछा जाए, सती प्रथा को रोकने के लिए किसने अपना योगदान दिया था, तब आप कहोगे राजा राम मोहन राय ने। वहीं विधवा पुनर्विवाह की मैं बात करूं, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, है ना, पुनर्विवाह होना चाहिए, ऐसा किसने योगदान दिया है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने योगदान दिया विधवा पुनर्विवाह के बारे में, है ना, करवाने के बारे में। वहीं सती प्रथा को रोकने में किसने योगदान दिया है, राजा राम मोहन राय ने। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों आपको यहाँ पर पता हो गए होंगे, है ना। ज्योतिबा राव फूले, मैंने आपको बताया गुलामगिरी इन्होंने पुस्तक लिखी 1873 में, और इन्होंने किस समाज की स्थापना करी थी, सभी लोग जानते हो। आपको ज्योतिबा राव फूले के द्वारा एक समाज की स्थापना की गई थी, उस समाज का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ज्योतिबा राव के द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी। गोंड जनजाति आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई है, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक। गोंड एक जनजाति है ना, ये मुख्य तौर पर ये फैली हुई है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले इलाकों में। आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, मैंने आपको क्या बताया करने के लिए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ज्योतिबा राव फूले हैं, उन्होंने किस समाज की स्थापना की, किस समाज की स्थापना की, मैंने आपको बहुत बार कराया है, आपको कमेंट में बताना है। संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, ये सुनिश्चित करता है गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, है ना, बचने के अधिकार से संबंधित है 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके आते हैं 23 से 24 के अंतर्गत, है ना। शिक्षा का अधिकार 21A के अंतर्गत आता है। दुर्व्यवहार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 22 में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है, आपको इतना यहाँ पर पता होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपके तमाम प्रकार के तरीके शामिल किए गए, जैसे 23 अनुच्छेद 23 में क्या है, जबरन श्रम पर प्रतिबंध है। और 24 में क्या है, जो बच्चे होते हैं ना 14 वर्ष से कम उम्र के, तो उनको कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर थर्ड विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, समाज सुधारकों में हरिदास ठाकुर, ईवी रामास्वामी नायकर के विषय में आपको यहाँ पर सही कथन आपको बताना है। दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूह के लिए कार्य किया था, बिल्कुल किया था। दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है ना। हरिदास ठाकुर के बारे में, ईवी रामास्वामी नायकर जिनको पेरियार के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने भगवत गीता, रामायण जैसे मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का घोर विरोध किया था, है ना। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, स्वाभिमान आंदोलन। कौन सा, स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो ईवी रामास्वामी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था। कन्नौज नगर, कन्नौज सिटी, जो कि वर्तमान में कहां पर पड़ती है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है ना, यूपी में पड़ता है वर्तमान में। प्रतिहार, राष्ट्रकूट पाल, पल्लव पाल, प्रतिहार पल्लव। राइट आंसर पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा, प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल। कन्नौज जो है नगर, ये एक शक्तिशाली नगर था प्राचीन काल के दौरान, है ना। यहाँ पर व्यापार भी बहुत अच्छा खासा हुआ करता था। ये गंगा घाटी के किनारे बसा हुआ नगर है। किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ नगर है, इसलिए यहाँ की मृदा भी उपजाऊ थी, व्यापार भी अच्छा था। इसलिए यहाँ पर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, ये क्या करना चाहते थे, अपना यहाँ पर कब्जा जमाना चाहते थे, है ना। इसलिए इन तीनों के बीच में विवाद हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष। इसी को बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। यहाँ पर लिख देता हूं, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से इसी को ही जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, है ना। तो आप लोगों को अब पता हो चुका होगा।
एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उस ग्रह की पहचान करें। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवा है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी जो है ये सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे आती है और आकार में पांचवें नंबर पे आती है। ध्रुवों के पास ऊपर नीचे कैसी है? चपटी है, बीच में उभरी है, इसलिए इसको भू आब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भू आब के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारी पृथ्वी यहाँ पर हो जाएगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह अगर पूछे जाएं तो बुध पहले आता है, बुध के बाद शुक्र, बुध शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से इनका क्रम होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी अर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य गलत वाला आपको बताना है। 3 यहाँ पर राइट होंगे ऊर्जा के बारे में, एक आपका गलत होगा, उसी को ढूंढ करके आपको बता देना है। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, बिल्कुल करेक्ट। ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है, गलत। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, करेक्ट करेक्ट। आपको असत्य गलत बताना है, गलत यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। कैसे गलत हुआ? ज्वारीय ऊर्जा समाप्त, समाप्त का मतलब होता है समाप्त होने वाली है। ज्वारीय ऊर्जा तो समुद्र में बनती है, यानी कि पानी से बनती है। पानी आपका कभी खत्म नहीं हो जाएगा, है ना, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ये किस में आता है? ये असमाप्त में आता है, यानी कि नवीकरण में आता है। आपका यही यहाँ पर गलत दे दिया गया है, असत्य दे दिया गया है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित का सही से मिलान करिएगा। चलो करते हैं। मौसम संबंधित घटनाएं किस में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं मौसम वाली सभी घटनाएं। ओजोन परत, ओजोन परत का आपको मिलान यहाँ पर करना है। यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक मैंने कर दिया है क्वेश्चन को टाइप करने में। यहाँ पर बाकियों का यहाँ पर आपको मिलान करके बता देता हूँ। रेडियो वाली तरंगे आपकी आ जाएंगी, किस में आ जाएंगी? ये आ जाएंगी बाह्य मंडल में। पतली वायु पाई जाती है किसमें? पतली वायु पाई जाती है बहिर्मंडल में। ओजोन परत जो पाई जाती है ये समताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ पर इतनी मिस्टेक है, यानी कि यहाँ पर आपके सीक्वेंस गलत हो गई है ना, क्रम यहाँ पर गलत हो गया। इनका मिलान वाला इस जगह पर रखना था, बल्कि यहीं पर रह गया। कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। पतली वायु कहाँ पर पाई जाती है? तो बहिर्मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है ना। रेडियो वाली तरंगे मैंने आपको बता ही दिया, बाह्यमंडल हो जाएगा, और मौसम वाली घटना क्षोभ मंडल के साथ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? नियम जो आते हैं बौद्ध धर्म के, वो विनय पिटक में आते हैं। किस में आते हैं? विनय पिटक में नियम बताए गए हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षा। तो बुद्ध जो थे वो, उनकी जो शिक्षाएं है ना, शिक्षा, तो उनकी किस में आती हैं? शिक्षाएं आती हैं सुत्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक में क्या आते हैं? उनकी व्याख्याएं आती हैं, उनके बड़े बड़े जो सिद्धांत हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।